हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुडिशियल क्लासरूम। एंड आज की वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि टीपीए के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है। यस, उसमें ये बता रखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं होती है एंड ये मैंने लिख भी रखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। तो टीपीए में हमें डेफिनेशन नहीं दे रखी है, तो हमें दूसरे एक्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चले कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो उसके लिए हम दो एक्ट्स को रेफर करेंगे, जो कि सबसे पहले है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसका सेक्शन है जनरल क्लॉजेज एक्ट का 326 एंड 26 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो दोनों की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है और इसमें कुछ की पॉइंट्स है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। आई विल जस्ट हाईलाइट यहाँ पे। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सबसे पहले लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। और ऑलमोस्ट सिमिलर डेफिनेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दे रखी हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दे रखी हैं बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन डेफिनेशन जो हमें मूवेबल प्रॉपर्टी समझनी है वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और मैं उसको आगे अब समझाता हूँ एक एक चीज़। सो स्टार्टिंग विद लैंड। अब लैंड का मतलब इज लैंड, यस, जमीन, मतलब कि जो आपकी जमीन पड़ी है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सिंपल, वेरी क्लियर। बट क्या सिर्फ जमीन ही आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? ऐसा नहीं है। जमीन के ऊपर, नीचे और हर जगह जो भी पड़ा है वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगी। जैसे उसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ज़मीन है, उस पर मिट्टी पड़ी है, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और आप ज़मीन खोदेंगे तो उसमें आपको कुछ मिनरल्स मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा, माइंस एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में यू नीड टू अंडरस्टैंड इस कि लैंड है, उसके अपॉन, अंडर एंड अबव कुछ भी है वो उस लैंड का पार्ट है एंड दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप सबसे पहले आपको लैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो अब हम सेकंड पे आते हैं, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसको हम प्रॉफिट ए प्रेंद्रे भी कहते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, बिकॉज इफ़ यू विल राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इन एग्जाम दिस विल गिव यू मोर मार्क्स। सो अब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक ज़मीन थी और आपने उस पर घर बनाया, ठीक है। अब उस घर बनाया, वो 3 माले का घर था। अब आप 1 माले पे तो रहते हो बट 2 खाली पड़े हैं, तो आप उसको किराए पे उठा दोगे, तो उसको किराए पे उठाने को हम लीज कहते हैं। तो अब आपने अपनी ज़मीन बनाई थी, आपने घर बनाया था जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने जो आपको पहले बताया था कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, बट आप जो लीज में उस घर को उठा रहे हो दैट इज ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ विच द लैंड इज गिविंग। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है उस लैंड से, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। दिस इज व्हाट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है? राइट टू कैच फिश फ्रॉम द पॉन्ड ऑन द लैंड ओन्ड बाय यू। तो आपका घर है, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बड़ा घर है, तो आपके घर पे मतलब ज़मीन पे एक तालाब है, उसमें मछली है, तो मछली पकड़ने का राइट भी आपका एक बेनिफिट है जो आप उससे डिराइव कर रहे हो उस लैंड से, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। सो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है लैंड एंड बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। नाउ मूविंग ऑन टू थिंग्स अटैच टू अर्थ। अब इसको समझने के लिए यू नीड टू सी 3 चीज़ें। पहला है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, सेकेंड इज थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, एंड थर्ड इज थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। मतलब इसके 3 सब टाइप है। अब मैं एक एक एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब चीज़ें जो कि अर्थ में गड़ी हुई हैं, मतलब उसमें फिक्स्ड हैं, फर्मली फिक्स्ड हैं, तो उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन थी, ठीक है। 1 एकड़ ज़मीन पे आपने एक बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है। अब वो बिल्डिंग अर्थ में फिक्स हो गई है ना फर्मली, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। दिस इज फर्स्ट थिंग। बट अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि मान लीजिए आई हैव अ स्टिक और एक डंडा है, मैंने उसको अपनी ज़मीन पे गाड़ दिया, ठीक है। तो क्या वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा कि नहीं? तो इसको एड्रेस करने के लिए एक टेस्ट आया था जिसको हम कहते हैं, मतलब एक डॉक्ट्रिन आई थी जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स, और आपको केस याद करने की ज़रूरत है, हॉलैंड वर्सेस हॉक्सन, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि क्या
इसको क्वेश्चन एड्रेस करा था, सो एवरीथिंग फिक्स्ड इन द अर्थ बिकम्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपका सवाल था। तो इसके लिए ये डॉक्ट्रिन आई थी और इसमें 3 टेस्ट थे जो कि डिटरमाइन करेंगे कि क्या जो आप मूवेबल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं क्या वो इमूवेबल बन जाएगी कि नहीं। तो ये 3 टेस्ट है। अब आप इसको अच्छे समझिएगा। सबसे पहले मोड ऑफ अटैचमेंट एंड कंसीक्वेंस ऑफ डिटैचमेंट। अब आप जो भी चीज़ अर्थ में फिक्स कर रहे हैं वो कैसे फिक्स कर रहे हैं और उसको हटाने का कंसीक्वेंस क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप हैंडपंप है, ठीक है, आपके पास हैंडपंप है, आपने उसको लगा दिया, ठीक है, उसको आपने लगाने के लिए आपको बोरिंग करानी पड़ेगी, उसको आप फिक्स करेंगे एंड इसके बाद फिर आप ये सोचिए उसको हटाने का कंसीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, कंसीक्वेंस ऑफ डिटैचमेंट, जो कि बहुत सीवियर होगा। आप लगाते हो तो आप लंबे समय के लिए लगाते हो और आप हटाना नहीं चाहते हो, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज होगा वहाँ पे, ठीक है। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट और इंटेंशन ऑफ अटैचमेंट। उसको लगाने का पर्पज़ क्या है, आप क्या उसको शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, ये भी देखना पड़ेगा। और तीसरा है कौन लगा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी खुद की ज़मीन है, आपने कुछ उसमें बनवाया है, तो ये माना जाएगा कि आप लगा रहे हैं तो आप अपने बेनिफिट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं। मान लीजिए कोई किराएदार आपने रख रखा है, वो लगाता है तो ये होगा कि हाँ जब वो चला जाएगा तो हटा के चला जाएगा। तो अब आप ये तीनों टेस्ट कंसिडर करके ही बता पाएंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी जो कि है वो इमूवेबल बन गई है या नहीं। इसका एक एग्जाम्पल सिंपल सा हैंडपम्प का लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये हैंडपम्प मान लीजिए, ठीक है, अब ये आपने अर्थ में फिक्स कर दिया। अब अर्थ में फिक्स करने के बाद आपका मोड ऑफ अटैचमेंट और कंसीक्वेंस ऑफ डिटैचमेंट वाला पॉइंट मैंने समझा दिया है कि आप उसको लगा कैसे बोरिंग करोगे, उसको हटाने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकेंड है ऑब्जेक्ट इंटेंशन ऑफ अटैचमेंट। आपने उसको लगाया ही इसलिए है कि आप लंबे समय तक उससे पानी निकाल सको, ठीक है, कि पानी निकाल सको, कभी लाइट नहीं आ रही है, मोटर नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो आप खुद मैनुअली उसको निकाल सको, तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल यूज़ के लिए है। अब ये लगाया किसने है, अब ये मान लीजिए आप ही उस घर पे रहते हो, आपने लगाया, आप ओनर हो, तो आप उसको लंबे समय के लिए लगाए हो, तो वो जो हैंडपम्प जो अटैच हुआ है, एम्बेड हुआ है अर्थ में, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानने लगेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स क्या होती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग जो कि है थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। अब ये आपको वर्ड सही समझ आ जाएगा, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, मतलब जो ऑलरेडी अर्थ में फिक्स हो रखा है उससे कुछ चीज़ें अटैच कर दी जाएं तो वो भी इमूवेबल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो उसमें आपके जो दरवाजे बने हैं या फिर खिड़की लगी है, वो आपकी घर जो बिल्डिंग है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई पिछले वाले में जो मैंने बताया था। बट उसमें आपने जो दरवाजे लगाए, खिड़की लगाए हैं, वो भी तो अटैच हो गई है ना उस बिल्डिंग से, तो उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। पर हर चीज़ जो अटैच कर दो अर्थ में, वो एम्बेडेड इन द अर्थ में, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, घर के अंदर आपने एक पेंटिंग लगा दी। अब आप पेंटिंग लगा रहे हो तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो आपको दो कंडीशंस को देखनी पड़ेगी। फर्स्ट इज क्या वो परमानेंट अटैच हो रही है और उस अटैचमेंट का क्या बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हो रहा है कि लैंड से नहीं, ठीक है। जैसे आप दरवाजे खिड़की लगाते हो अपने घर में, तो वो आप लंबे समय के लिए लगाते हो, ठीक है, हमेशा लगाते हो, ठीक है, और उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट भी होता है कि अगर आप दरवाज़ा नहीं लगाओ आपके घर में चोरी हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये सब जो चीज़ें हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। आपने पेंटिंग लगाई है, आपने एक जगह लगाई, आपको पसंद नहीं आई, आपने उसको हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया, तो वो परमानेंटली अटैच नहीं हुई है, वो टेम्परली अटैच हुई है, तो इसलिए हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और ये एक लैंडमार्क केस में भी बोला गया था, ली वर्सेस टेलर। इसमें ऑर्नामेंटल टैपेस्ट्रीज को शैटल डिक्लेयर करा था और उसको नॉट द पार्ट ऑफ द लैंड, और इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑर्नामेंटल टैपेस्ट्री बेसिकली वही जो मतलब पेंटिंग्स होती हैं और जो सजाने धजाने के काम की आती हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग दैट इज थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। रूटेड इन द अर्थ मतलब जिसकी जड़ें हों अर्थ में, बेसिकली इसमें प्लांट्स ट्रीज जो आते हैं वो मतलब अर्थ का पार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी ज़मीन थी 1 एकड़ की, उसमें 4 नीम के पेड़ लगे थे, ठीक है। तो वो जो 4 नीम के पेड़ हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे क्योंकि वो परमानेंटली अटैच हो रखे हैं
लैंड से और उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। बट अब आपको याद होगा तो मैंने बताया था शुरुआत में कि टीपीए में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, बट ये दे रखा है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो उसमें एक्सेप्शन दे रखा है टीपीए में। तो बेसिकली वो एक्सेप्शन क्या है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास को हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं। अब आप ये कहेंगे स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? स्टैंडिंग टिम्बर बेसिकली एक पेड़ होता है जिसका पर्पस होता है कि उसको लकड़ी की तरह यूज़ करा जाएगा फॉर फर्नीचर एंड अदर पर्पसेज। उसका पर्पस ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए खड़ा रहेगा, उसको काट दिया जाएगा। दिस इज स्टैंडिंग टिम्बर। ग्रोइंग क्रॉप्स तो आई होप आपको समझ ही आ गया होगा कि जो फसल उगती है, और ग्रास ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सा पेड़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे कुछ पेड़ों को काट देते हैं, कुछ पेड़ों को नहीं काटते हैं, ठीक है। तो कौन सा पेड़ मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कौन सा मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए एक केस आया था, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इसमें कोर्ट ने बताया था कि ये पार्टीज के इंटेंशन पे डिपेंड करेगा कि उस पेड़ को हटाना है या नहीं हटाना है, और वही इंटेंशन बताएगा कि क्या वो पेड़ जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर वो पेड़ रीजनेबली शॉर्ट टाइम के लिए है तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट अगर वो पेड़ लंबे समय के लिए लगा रखा है और उससे लंबे समय तक के लिए बेनिफिट लेना है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल होगा जैसे आम का पेड़ होता है। अब आम की बगिया होती है तो वहाँ पे जो आपके पेड़ लगे होते हैं वो कई सालों के होते हैं, मतलब वेरी लॉन्ग, 10 20 20 20 साल के होते हैं। तो उससे जब तक आम आता रहेगा तब तक से उसके लिए वो यूज़ है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के लिए रख रखा है, तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। पर आप टीक का पेड़ देख लीजिए, फिर दूसरे पेड़ जिसकी लकड़ी काट के फर्नीचर बनाई जाती है वो मूवेबल में आएगी, क्योंकि वो उगाए ही शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाएंगे उनको काट के हम उसकी फर्नीचर में बनाएंगे, तो इसलिए वो मूवेबल में आते हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा पेड़ मूवेबल है, कौन सा पेड़ इमूवेबल है। उसके लिए ये टेस्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, जो कि टेस्ट ऑफ इंटेंशन है, जो कि शांता व्यवस्था स्टेट ऑफ बॉम्बे में दे रखा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी फिर क्या होती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है, इट डज मतलब इट इज़ नथिंग, बट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। सो दैट इज़ इट गाइस। आज की वीडियो में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ख़त्म कर ली है, एंड अगली वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो अगली वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।